पतंग को मैं आज़ादी के प्रतीक के रूप में सबसे गहरा प्रतीक मानता भी हूँ। पतंग बहुत दूर आसमान में उड़े तो मन करता पतंग हो जाने का कि हम भी इतने आज़ाद हो जाएं। पर पतंग को पता नहीं होता कि वो इतना ऊपर इसलिए है कि डोर से बंधी हुई है, और डोर से कटना आज़ाद होना नहीं है बल्कि मृत हो जाना है। तो आज़ादी और बंधनों को समझने के लिए सबसे अच्छा मेटाफर जो मुझे आज तक लगता है वो पतंग का है, काइट का है। तो अगर आप पूछेंगे अनुभव, तो मैंने पतंग बचपन में ठीक ठाक उड़ाई, 15 अगस्त को ही ज़्यादा उड़ाई, तो मैं उसी को सबसे अच्छी याद मानूंगा। जी सर। और तब से लेकर आज तक, क्योंकि वो अनुभव एक बचपन का अनुभव हो गया जो कि बहुत सुंदर, बहुत मानीखेज मेटाफर भी है, बट आज एक आधुनिक समाज में रह रहे पुरुष के तौर पर आपकी स्वतंत्रता की समझ में क्या इवोल्यूशन आया है, या अब आप स्वतंत्रता को डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब आधुनिक समाज में रहने वाले किसी मनुष्य के सेंस में तो आज़ादी के मतलब बहुत सारे हैं। एक पुरुष के सेंस में विशेष रूप से दो बातें एडिशनल हैं, क्योंकि हम और दुनिया के अधिकांश समाज पेट्रियार्कल हैं अपने नेचर में। हम भी उसी समाज से हैं। पेट्रियार्की का विचार हमारे मन में भी है ही, कहीं ना कहीं अच्छा खासा होगा। तो एक आधुनिक समाज के पुरुष को आज़ाद होने के प्रोसेस में दो आज़ादियां एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। एक, इस भाव से आज़ाद होना कि हम ही केंद्र में हैं, जो खुद को केंद्रीय मानने के भाव से आज़ाद होना। दूसरा, उन लेयर से आज़ाद होना जो पुरुष को ये समझाती है कि तुमको रोना नहीं है, तुमको डरना नहीं है, तुम मर्द हो, तुमको दर्द नहीं हो सकता है, तुमको इंसान से ज़्यादा होना है, तुमको ही अपने घर की महिलाओं की रक्षा करनी है, ना पुलिस करेगी ना कोई और करेगा। तो ये बहुत सारे लेयर्स पुरुषों को एडिशनल मिलती हैं जो उनके लिए चिंता का सबब भी हैं। उनसे भी मुक्त होना और ये समझना कि मर्द को भी दर्द होता है, पुरुष भी कमज़ोर होता है, वो भी रो सकता है, रोना चाहिए भी, और सहज होना आज़ाद होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी में जो दूसरा पक्ष था, किसी मनुष्य के स्तर पर अगर बात करें, अगर थोड़ा डीप जाए, मतलब मैं आज़ादी को 1947 की आज़ादी में लिमिट करके नहीं देखना चाहूँगा, वो तो एक महत्वपूर्ण किंतु बहुत छोटा प्रसंग है आज़ादी के पूरे डिस्कोर्स के मामले में। आज़ादी मनुष्य का या हर प्राणी का मूल स्वभाव है। आप देखेंगे जब छोटे से बच्चे को पहली बार कपड़े पहनाते हैं तो वो बड़ा विद्रोह करता है, अच्छा नहीं लगता उसको। आप कोई घर में पशु पालेंगे, गाय कुत्ता कुछ भी, आप जब पहली बार उसको पट्टा पहनाएंगे, बांधेंगे, वो विद्रोह कर देगा उससे। किसी को भी पट्टा पहनने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप उस पशु को 2 दिन भूखा रखेंगे, फिर खाना दिखाएंगे और पट्टा बांधेंगे, पट्टा नहीं पहनेगा तो खाना नहीं मिलेगा, पट्टा बंधवाते खाना मिलेगा, और 5-7 दिन रिपीट करेंगे तो वो कंडीशन हो जाएगा पट्टा बंधवाने के लिए, और फिर वो पट्टे को एंजॉय करने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि पट्टा बंधेगा तो खाना मिलेगा। तो हम भी समाज में जब बड़े होते हैं तो हम बहुत सारे पट्टे बंधवाते हैं, उसके बदले हमें आज़ादियां मिलती हैं। तो आज़ादी का बड़ा मतलब है कि जितने पट्टे गैर जरूरी बंधे हुए हैं उन पट्टों से मुक्त होना। जो जरूरी पट्टे हैं वो तो हैं, उनसे मुक्त होना तो ठीक भी नहीं है, और जो गैर जरूरी पट्टे हैं उनसे मुक्त होना। आपने पूछा कि मेरे लिए इसका मतलब क्या है, अब क्योंकि मेरी भौतिक मानसिक जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, ऐसा कोई बंधन है नहीं, तो मेरे लिए आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब अब महत्वाकांक्षाओं से आज़ाद होना है। क्योंकि हम कितने भी आगे हो जाए ना, कुछ महत्वाकांक्षाएं मन में रहती हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, और उस चक्कर में जिंदगी को हम बांधते हैं। तो आजकल मैं जिस चीज़ में कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि महत्वाकांक्षाएं जो दिमाग को परेशान करती हैं उनसे आज़ाद होकर जीवन की सहजता को आनंद के साथ, रस के साथ जीने का मौका मिले, ये कोशिश है। सर, इससे पहले कि मैं अगले प्रश्न पे आऊं, मैं बता दे रहा हूं कि हमारी टीम के पास यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, और टीम को मैं ये बता रहा हूं कि आपको किसी इनविटेशन का वेट नहीं करना है, न्योते को इंतजार नहीं करना है। आपको जब प्रश्न आए पूछ लेना है, और बहुत जोर से आए तो आगे आके पूछ लेना है। ठीक है? तो सर, अगला प्रश्न ये उसी से जुड़ा हुआ है जो आपने कहा। एक बहुत सुंदर मेटाफर आपने पतंग की डोर का दिया, और एक थोड़ा डिस्टर्बिंग मेटाफर आपने पट्टे का दिया। बट इन दोनों मेटाफर्स को अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या कोई व्यक्ति कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता? नहीं, संभव ही नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। मतलब अगर आप फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल लेवल पर जाएंगे तो संभव नहीं है। मोटी बुद्धि से देखेंगे तो कोई कह सकता है कि मैं आज़ाद हूं। जैसे कोई 150 की स्पीड में कार चलाए सड़क पे, शराब पी के तेज गाना चलाते हुए, और कहे कि मैं आज़ाद हूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे, ऐसी बेवकूफ़ी कोई कर सकता है। पर दरअसल अपनी भावनाओं और इंद्रियों के अधीन होना आज़ाद होना नहीं है। ये व्यक्ति तो अपने मनोवेगों, अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस, अपनी अपनी क्या कहेंगे, इड जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, या अपनी इंस्टिंक्ट्स का गुलाम है। तो इंस्टिंक्ट्स की गुलामी आज़ादी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। फिर मैं कैसे आज़ाद होऊंगा? सोचिए, मुझे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर मिला है मैं उससे कैसे आज़ाद हो सकता हूँ? मुझे जितनी बुद्धि मिली, आईक्यू की एक रेंज मिली हुई है जन्म से, मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ उस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। उस रेंज के अंदर थोड़ी मेहनत करके बढ़ जाऊंगा। अगर मेरी आईक्यू की रेंज 90 से 130 के बीच की है, मैं जिंदगी भर मेहनत नहीं करूंगा तो 90 पे रहूंगा, बहुत ताकत लगाऊंगा तो 130 पे चला जाऊंगा।
और मैं 160 वाले से 200 वाले से तुलना करता रहूं और चाहूं कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं अपने जेनेटिक लिमिटेशन से, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी लंबाई को, अपनी त्वचा के रंग को, अपनी उन बीमारियों को जिनके जेनेटिक बीज मेरे अंदर हैं और जो सही समय आने पे सामने आएंगी, उनसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मेरे बचपन में जो मेरे पेरेंट्स ने संस्कार दिए, जो मेरे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में चले गए, उनसे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मेरी बचपन की आदिम इच्छाएं जो मेरे अचेतन मन में है, अनकॉन्शियस माइंड में है, जो मुझे दिखती भी नहीं है पर मेरे सारे फैसलों पर असर डालती हैं, उनसे कैसे आजाद हो सकता हूँ? अपने परिवेश से, समाज से, जो किसी व्यक्ति ने सामाजिक या आर्थिक संकट झेले हैं, उनसे जो चेतना उसकी बनी, उससे कैसे आजाद हो सकता है? ना हो सकता है, ना होना चाहिए, ना होने की गलतफहमी पालनी चाहिए। सर, आपने व्यक्तिगत स्तर पर बात की, लेकिन जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं तो संविधान में हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन हर अधिकार के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो आपने वो भी बात की कि पतंग को डोर से बंधे रहना चाहिए, या फिर आपने पट्टों का भी जिक्र किया। तो सवाल ये है कि ये तय कैसे होगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो कहाँ तक रीजनेबल है, या कितने पट्टे हमारे पास बंधे होने चाहिए, या कितने पट्टे जो है सही हैं या गलत हैं? पट्टे बहुत पसंद आ गए आपको। इसका क्राइटेरिया क्या होगा सर? हमारे संविधान में एक जगह साफ साफ लिखा है शब्द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 19 में 2 से 6 तक जिक्र है कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और 2-3 जगह लिखा नहीं है पर रेफरेंस आता है, जैसे आर्टिकल 25 में है, 26 में है, 30 में है। तो जब हम किसी को आजादी देंगे तो लिमिट तो होंगे ही। जैसे मान लीजिए आपको आजादी है सड़क पर चलने की, कार वाले को आजादी सड़क पर कार चलाने की, दोनों आजादियां टकराएंगी तो नुकसान आपको होगा। तो आजादी पे एक लिमिटेशन है कि आप फुटपाथ पे चलेंगे और कार चलाने वाला सड़क पे चलाएगा, फुटपाथ पे नहीं चलाएगा। इससे क्या होता है कि जैसी आजादी लिमिट हुई आपकी भी उसकी भी, तो दोनों की आजादी टकराना बंद हो गई। अब हमारे देश में, हमारे मूल संविधान में बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई है। आर्टिकल 19 से 22, फिर 25 से 28 भी, 30 भी एक तरह से, और 21 तो है ही। जैसे एक छोटी सी बात है कि मुझे आजादी है कि मैं देश में मतलब कोई भी व्यवसाय कर सकता हूँ, कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि अपनी रुचि से व्यवसाय, मतलब प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड या कॉमर्स कर सकता है। एक महिला ने इसका यह मतलब निकाला कि अगर मैं वेश्यावृत्ति करना चाहूं और मोहल्ले के बीच में रह के करना चाहूं तो कोई मुझे ना रोके। एक बहुत प्रसिद्ध केस है, कौशल्या वर्सेस यूपी बोलते हैं उस केस को। और जब केस हुआ तो उसने कहा कि आर्टिकल 19 कहता है कि मैं कोई व्यवसाय कर सकती हूँ, मेरा व्यवसाय है, इसमें क्या परेशानी है आपको? तो फिर कोर्ट ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, पर व्यवसाय आपका लीगल होना चाहिए, वो डिसेंसी मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो लिमिट वहां पर आ गई। फिर मैं कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं। एक दिन मेरा मन बना, मैंने घर के बाहर लिखा अपना नाम डॉक्टर के साथ लिखा, और यहाँ हर तरह का इलाज होता है, और एमबीबीएस मैंने किया नहीं हुआ। तो हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यवसाय करने के मामले में 3 यथोचित प्रतिबंध हैं या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला, वो सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है तो वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा, अगर स्टेट ने कोई मोनोपोली अपने पास रखना तय किया है तो आप उसमें नहीं कर सकते। जैसे आप कहेंगे मैं ट्रेन चलाऊंगा, अब ट्रेन सरकार ने तय किया कि केवल वो चलाएगी, आप कह रहे मैं भी ट्रेन चलाऊंगा, पटरी बिछाऊंगा अपनी अलग से, तो वहां नहीं कर सकते। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि संविधान ने बताया कि इस मामले में ये रिस्ट्रिक्शन है। अब जो लिख दी वो तो लिख दी, कहीं कहीं नहीं लिखी हुई है, या जो लिखी भी है उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। तो आपका सवाल है कि कैसे तय होगा कि जो निर्बंधन या प्रतिबंध है वो उचित है या अनुचित है? इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, हाई कोर्ट। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी इस पर कई कसौटियां बनाई हैं। जैसे आर्टिकल 21 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जिक्र नहीं आता है, और है रिस्ट्रिक्शंस वहां भी, वो समझनी पड़ती हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 कसौटियां इस बारे में बताई अलग अलग समय पे। उसने कहा कि पहली बात, लिमिटेशंस इतनी ना हो कि उस अधिकार का मूल स्वरूप ही बदल जाए। जैसे कहीं भी आने जाने की स्वाधीनता इतनी कम ना हो जाए कि कहीं कहीं आने जाने की स्वाधीनता बचे, स्वरूप चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, अनुपातिकता का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जितने कम प्रतिबंध लगा के काम चल सकता है उतने कम प्रतिबंध होने चाहिए, मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ये टेस्ट करेंगे जुडिशरी के लोग। तीसरा, नेक्सस है। नेक्सस का मतलब जो आपने पर्पस लिया था और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई उनके बीच का लिंक एकदम सीधा नजर आना चाहिए। और चौथा, जिस पर्पस से आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए, संविधान की मान्यताओं से सुसंगत होना चाहिए। और भी कुछ है, लेकिन मोटे तौर पर 3-4 कसौटियां हैं जिनके बेस पे हमारा सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी हाई कोर्ट तय करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो खारिज कर देते हैं, कभी कभी अपनी ओर से लगा भी देते हैं, जहां उनको लगता है कि संविधान में लिखा नहीं है पर लगाना चाहिए, लगा देते हैं अपनी ओर से। तो जुडिशरी तय करती है इसको।